हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारी ईवीएस थ्योरी की क्लासेस थी एनसीईआरटी की, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको पता है टोटल 10 क्लासेस हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। अब हम इनके प्रैक्टिस सेट करेंगे। 5 प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा चुका हूँ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके सीटेट के अंदर आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखिए, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आज जब आप इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने जो एनसीईआरटी करवाई है वो इस तरीके से करवाई है, मैंने एक भी पॉइंट को स्किप नहीं किया है। आपको दोबारा एनसीईआरटी की बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपने वो 10 क्लासेस देख ली तो उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस सेट आएंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट आएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना और इस चीज़ को माइंड में सेट रखिए। आपने कितनी भी क्लासेस की हो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की ना तो आपको कहीं ना कहीं लॉस होगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है और बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करते हैं। यानी कि ये जो कान है ना, ये बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करते हैं। तो देखिए अब आप ऑप्शंस को, लंगूर है, स्लोथ है, कुत्ता है या फिर बाघ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी कि बाघ। और ये चीज़ मैं आपको थ्योरी में करवा चुका हूँ। देखिए एक्सप्लेनेशन, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। ये सारी क्लासेस मैंने थ्योरी क्लास के अंदर करवाए हैं। ये सारे के सारे फैक्ट मैंने वहाँ पर बताए हैं। आपको एक भी फैक्ट नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर जब पूछा जाएगा ना, निम्नलिखित में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वहाँ पे स्टेटमेंट आएगी आपके पास। तो इस चीज़ को आप याद रखना, एक भी फैक्ट नहीं छोड़ना है। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है, याद रखना आप। बाघ की मूछें हवा में कंपन को भांप लेती हैं, उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इसी से बाघ को अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो बाघ है ना, वो अंधेरे में रास्ता कैसे ढूंढता है? अपनी मूंछों की वजह से, ठीक है। आगे देखिए, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, याद रखना आप। आगे देखिए, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। जैसे गुस्से में अलग आवाज निकालेगा, बाघिन को जब बुला रहा है तब अलग आवाज निकालेगा, कभी कहराना तो कभी गुर्राना, ठीक है। अब ये इससे आगे देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% पूछा जा सकता है। अब बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, देखा। अब नेक्स्ट देखिए, जो आपका अभी क्वेश्चन हमने जो करवाया वो पूछा है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे फैक्चुअल क्वेश्चन थे, वो नहीं पूछे। 6 गुना अधिक वाला नहीं पूछा, 3 किलोमीटर दूर वाला नहीं पूछा, और देखिए एक जो बेसिक स्टेटमेंट थी ना, वो पूछ ली। और मैंने एक भी चीज़ को स्किप नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना और आटा गूंथना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका डिफरेंट होगा ना, वो होगा कंघी करना। अगर आप अच्छे से देखते हैं तो चाय बनाने में भी किसका यूज़ करते हैं आप? पानी का यूज़ करते हैं। हमारे एनसीईआरटी में जल से रिलेटेड चैप्टर है, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वहाँ पर जो लॉजिक लगा है वो जल का ही, पानी का ही लगा है। तो चाय बनाने में भी हम पानी का यूज़ करते हैं, तैरते हैं तब पानी होता ही है, कंघी करने में हम पानी का यूज़ नहीं करते, और जब आटा गूंथते हैं तब भी पानी का यूज होता है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं, मिलान कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं पक्षी के नाम, जैसे शक्करखोरा हो गया, कोयल हो गई, इंडियन रोबिन हो गया और टेलर बर्ड हो गया। और सामने दे रखे हैं घोंसलों के बारे में कि ये घोंसले कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज सारी चीज़ें थ्योरी क्लास में करवाई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, देखना अब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, आप कोयल से उठाइए,
अब भाई कोयल के बारे में आपको पता है भाई, बाकी चलो आपको नहीं पता होगा, मैं करने का तरीका बता रहा हूं आपको। तो कोयल के बारे में तो आपको पता है, अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती। कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यह क्या देती है, अंडे देती है। तो बी का हमारा 1 होगा, ये हमें पता है। अब आप ऑप्शन के अंदर जाइए तो देखिए बी का 1 होना चाहिए, तो यहां पर बी का 2 है, यहां पर बी का 3 है, यहां पर फिर बी का 2 है। तो ये सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे ना। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर नंबर डी। तो आप हमेशा ऑप्शंस पर भी ध्यान दीजिए, कई बार हमें क्वेश्चन नहीं आता ना, तब भी हम क्वेश्चन को सही कर पाते हैं अगर हमें सिर्फ एक का पता हो तब भी, जैसे यहां पर हुआ। लेकिन फिर भी आप आगे देखिए इंडियन रोबिन के बारे में या टेलर बर्ड के बारे में। तो जब मैंने थ्योरी करवाई थी तब मैंने बताया था टेलर क्या करता है, जो कपड़ों को सिलता है। तो यहां पर ऐसा ही कुछ आपको ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए डी का आपका 3rd होगा। देखिए झाड़ी पर 2 पत्तों को नुकीली चोंच से सिककर, तो सीने का काम कौन करता है, आपका टेलर करता है। तो डी का क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, ए का 4 शक्करखोरा। शक्करखोरा में हमेशा क्या मिलेगा आपको, कपड़े के चीथड़े। मैंने सारी ये एग्जैक्ट डिटेल थ्योरी क्लास में करवाई है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। तो ए का आपका 4 हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा, आपका 2nd, जो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में घोंसला बनाता है। उसके ऊपर पौधों की टकनियां, जड़ें, रोम और रुई बिछी होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं। 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखिए मैंने आपको जब थ्योरी क्लास करवाई थी वहां पे बात की थी हमने एचबी के बारे में, यानी कि हीमोग्लोबिन के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, यानी कि आपके रक्त में क्या है, आयरन की मात्रा है। किसकी मात्रा है, आयरन की मात्रा है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के अंदर आयरन की मात्रा कम होगी ना, यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम होगी ना, तो उस व्यक्ति को कौन सा रोग होता है, आपके एनीमिया रोग होता है। और जब एनीमिया रोग हो जाता है तो डॉक्टर सलाह देता है कि आपको वो सारी चीजें खानी है जिसके अंदर क्या हो, आयरन ज्यादा हो। तो यहां पर हमारे पास एग्जैक्ट थ्योरी का ही क्वेश्चन है ये। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका आंसर नंबर ए, यानी कि पालक में, गुड़ में और आंवला में, इसमें क्या होता है, आपका आयरन होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना। और अगर आपको याद हो तो हीमोग्लोबिन है उसकी नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बताई थी 12 ग्राम पर डीएल। डीएल का मतलब क्या है, डेसीलीटर, से लेकर 16 ग्राम पर डीएल, यानी कि 16 ग्राम पर डेसीलीटर, ये रेंज मैंने आपको बताई थी। तो ये रेंज भी आप याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक बताइए। देखिए कल ही हमने जो लास्ट क्लास की थी आपकी थ्योरी की, तो मैंने बोला भी था अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपसे 100% पूछा जाएगा। तो देखिए पूछ लिया, तो मैंने वहां पर आपको 3 से 4 बातें याद करने के लिए बोला था। एक तो क्या बोला था, जो पाठ है उसका शीर्षक याद रखो। तो शीर्षक आपको पता होना चाहिए, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ठीक है, तो ये इनका शीर्षक था। अब राष्ट्रपति के बारे में पूछ लें, अब क्या नाम था उनका, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। थ्योरी के अंदर मैंने सारी चीजें बताई हैं आपको। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये हमारे भारत के 3रे नंबर के राष्ट्रपति थे, 3rd राष्ट्रपति थे। और अगर मुस्लिम राष्ट्रपति पूछते हैं तो ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, वैसे 3rd नंबर के राष्ट्रपति थे, लेकिन अगर मुस्लिम पूछता है तो हमारे 1st थे। ठीक है, ये चीज। एक मैंने आपको करेक्टर का नाम याद रखने के लिए बोला था। अगर इसमें जो करेक्टर यूज किया है ना राष्ट्रपति जी ने, उस करेक्टर का नाम है बालिस्ते। बालिस्ते। ठीक है, तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई थी कि ये आप 100% याद रखना। आ गया ना क्वेश्चन, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। भारत के कुछ पूर्व राष्ट्रपति द्वारा लिखी कहानी को कक्षा 5 की पुस्तक में लिया गया है। मैंने बताया था ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। या आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, भारत के 3रे राष्ट्रपति हैं और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, दोनों याद रखना आप। और जो कहानी का शीर्षक है वो क्या है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। आ गया ना क्वेश्चन आपका। और यहां पर देखिए मैंने एक काल्पनिक पात्र के बारे में बात की है, तो उस काल्पनिक पात्र का नाम क्या है, बालिस्ते। ये भी आपसे पूछा जा सकता है और देखना पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करती है। इस कार की औसत चाल बताइए। तो देखिए बस नॉर्मल सी बात है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपका स्पीड इनटू टाइम। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नॉर्मल सी बात है, डिस्टेंस आपको गिवन है कितनी, 1512, और अगर आप टाइम देखते हैं तो कितना है 28,
लेकिन हमें निकालना किस में है, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो जब मैंने आपको बताया था जब भी हम मीटर पर सेकंड निकालते हैं तो क्या करते हैं, देखिए किलोमीटर हमारा क्या है, बड़ा है, और मीटर हमारा क्या है, छोटा है। ये तो आपको पता होगा, किलोमीटर बड़ा होता है ना, मीटर छोटा होता है। तो मैं आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, जब भी आप छोटे की तरफ जाएंगे ना तो इतना याद रखना, ऊपर हम छोटा रखेंगे और नीचे हम क्या रखेंगे, बड़ा। यानी कि 5/18 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो किलोमीटर पर आवर चेंज हो जाता है मीटर पर सेकंड के अंदर। तो बस इसको आप कट कर दीजिए। देखिए कैसे कट करोगे, आप इसको कट कीजिए। भाई मैं इसको किससे कर देता हूँ, 9 से कर देता हूँ। तो 9 दूनी 18, देखिए 9 एकम 9, 6, ठीक है, 9 छिंग 54 और फिर 9 8 72। उसके बाद फिर इसको कट कर दीजिए, 2 से चला जाएगा 8 और 4 और ये फिर से चला गया 3 के ऊपर, तो 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं। हमारे देश के एक राज्य में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी हैं। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें सामान्यतः ढालू होती हैं। यह कौन सा राज्य है, एग्जैक्ट थ्योरी में से है। जो घर वाला जो हमारा टॉपिक था वहां पर मैंने आपको बताया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, यानी कि असम के लोग। आगे देखते हैं। देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी है। अगर हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों से, ये स्टेटमेंट दी है आपकी, ठीक है, और अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। तो मैंने बताया था कहाँ के बारे में है ये, असम के घर के बारे में। मैंने करेक्टर का नाम भी बताया था। किसने बोली थी ये बात, भूपेन ने बोली थी, याद रखना आप। आगे देखिए, हमारे यहाँ बारिश भी बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। हमारे यहाँ मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। यह एक पहाड़ी इलाका है। तो कहाँ के बारे में बात होगी, आपके मनाली हिमाचल प्रदेश के बारे में। भाई ये स्टेटमेंट दी है तो नॉर्मल सी बात है, ये भी दी जा सकती है, ये भी दी जा सकती है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, याद रखना आप इस चीज़ को, ठीक है। आगे देखते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत ही क्या है, मोटी हैं, ठीक है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। अगर ये स्टेटमेंट आती है तो आपकी बात हो रही है कहाँ के बारे में, राजस्थान के बारे में। और जो करेक्टर है क्या नाम है, कांसीराम, और ऊपर करेक्टर क्या था, चमेली वाले में, हिमाचल प्रदेश वाले में चमेली, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। मैंने आपको बताया था डेली एक मैप कीजिए, क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो बंगाल की खाड़ी पूछिए तो आपको पता होना चाहिए ये जो एरिया है ना, ये आपके बंगाल की खाड़ी का है, और ये जो आपका कंप्लीट एरिया है ये है आपका अरब सागर का, ठीक है। अब आपको मैप के अंदर स्टेट में वो पता होना चाहिए, अब भाई स्टेट कहाँ पर है। तो देखिए ये आपका क्या है, राजस्थान, ये क्या है, गुजरात, ये क्या है, एमपी, ये क्या है, महाराष्ट्र, ये आपका क्या है, कर्नाटक, ये क्या है, गोवा, ये क्या है, केरल, यहाँ पर क्या है ये, तमिलनाडु, यहाँ पर क्या है, आंध्र प्रदेश, ये क्या है, तेलंगाना, ठीक है, ये क्या है, उड़ीसा, ठीक है, ये क्या है, पश्चिम बंगाल। तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। तो अब देखिए हमें बंगाल की खाड़ी साइड वाले पूछे थे, तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये दोनों तो हैं, लेकिन केरल नहीं है। केरल आपका कहाँ पर है, अरब सागर में है, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह आगे देखिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा, हाँ ये तीनों आपके कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी साइड। अब गुजरात का आपको पता है कहाँ पर है, अरब सागर में, इसलिए गलत हो गया। असम का आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसलिए गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं। मिजोरम में ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक जिसे टीन कहते हैं का उपयोग किया जाता है। तो इस मात्रक का अर्थ क्या है, मैंने कराया था ये क्वेश्चन आपको, और मैंने बोला भी था अब ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो देखिए, वह भूमि जिससे किसान 1 टीन बीज प्राप्त कर सकता है, गलत है आपका। आगे देखिए, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बोता है, ये आपका करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर बी। और मैंने ये चीज आपको बताई थी, देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है। वह राज्य कौन सा है जहां पर खेती लॉटरी के माध्यम से की जाती है, आंसर आएगा आपका मिजोरम। यहां पर जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का क्या मिलता है,
मौका मिलता है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। अगर वो कौन सा स्टेट है जहां पर जमीन को साझा मानकर खेती की जाती है, तो मिजोरम आएगा। ठीक है, और अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, एक टीन जमीन, मैंने बताया ना आएगा, तो एक टीन जमीन का मतलब क्या होता है, एक टीन बीज हम जितनी जमीन पर बोते हैं ना उसे ही हम कहते हैं एक टीन जमीन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं। झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भाई नॉर्मल सी बात है, आपको झूम खेती के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है ना वो झूम खेती करते हैं, और मैंने वहां पर आपको डिटेल से बताया था। तो देखिए, एक फसल कटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक खाली छोड़ देते हैं। हाँ, ये चीज सही है, मैंने आपको झूम खेती में बताया था। अगर वो लोग जंगल को काटते हैं, उसको जलाते हैं, राख बन जाती है, और जब फसल होना बंद हो जाती है तो वहां से छोड़कर चले जाते हैं ताकि जमीन दोबारा क्या हो जाए, उपजाऊ हो जाए। ये घुमंतू लोग होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, खरपतवार, बांस आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं, ये आपका गलत है। भाई खरपतवार जो है ना उसको नहीं जलाते, जंगल को जलाते हैं, तो ये नहीं होगा आपका। ठीक है, आगे देखिए, खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है, ये आपका सही है। भाई जब खरपतवार जब बाद में पैदा होता है, जब फसल उगती है और उसके साथ जो अनवांटेड पौधे जब उग जाते हैं तो हम उनको गिरा देते हैं और वही क्या बन जाते हैं, उनके लिए खाद का रूप, जो खाद है ना उसके रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। आगे देखिए, जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है, ये आपका गलत है। मैंने आपको बताया था जब जंगल को जलाने के बाद जो राख बनती है ना उस राख को फैला देते हैं और जमीन को गहराई तक नहीं जोतते, बस हल्का सा टच करेंगे और बीजों को उसी के ऊपर ही बिखेर देते हैं। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए और सी, यानी कि देखिए आंसर नंबर सी करेक्ट होगा, ए और सी वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे यानी कि ब्रांज की बनी वस्तुओं जैसे बर्तन हो गई, मूर्तियां हो गई आदि का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन का चयन कीजिए। वह नॉर्मल सी बात है, देखिए, आयरन, लोहा और सिल्वर, चांदी आदि की भांति कांसा भी क्या है, एक तत्व है। गलत है भाई। आगे देखिए, मिश्रण पूछा है, किसका मिश्रण है, तो ये चीज मैं आपको थ्योरी में करवा चुका हूं। जो आपका कांसा है ना, किसका मिश्रण होता है, आपके तांबे का और टीन का। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। सोचने की ही जरूरत नहीं है अगर आपको याद है तो। ठीक है, उन थ्योरी क्लासेस को कीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है, उसका नाम बताइए। उत्तर प्रदेश, सीधा और सिंपल सा आंसर है। थ्योरी में मैंने बहुत बार इस चीज के बारे में आपको बताया भी है। देखिए आगे, देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है। इत्र बनाने के लिए जो प्रसिद्ध जिला है कौन सा है, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। कन्नौज में आसपास के इलाकों से ट्रकों में फूल भरकर लाए जाते हैं और फिर से इनसे क्या किया जाता है, इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है गुलाब जल कहाँ तैयार किया जाता है या फिर केवड़ा कहाँ पर तैयार किया जाता है, तो कहाँ पर, आपके कन्नौज, उत्तर प्रदेश में। केवड़ा क्या होता है, केवड़ा भी एक तरह का लिक्विड ही होता है जिसके अंदर क्या आती है, सुगंध आती है, महक आती है। ठीक है, आगे देखिए, फूलों का शुद्ध अर्क किसको बोलते हैं, इत्र को बोलते हैं। ये याद रखना, आपसे 100% पूछा जा सकता है। यानी कि फूलों से मिलने वाला सबसे शुद्ध होता है ये लिक्विड, कौन, इत्र। क्या बोलते हैं इसको, फूलों का शुद्ध अर्क। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे दिए गई सारणी में नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, 2020 में लीटर के मूल्य दे रखे हैं और 2021 में दे रखे हैं। किस किस के बारे में, डीजल के बारे में और पेट्रोल के बारे में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि दर बताइए, यानी कि कितने % इंक्रीज हुआ है। ठीक है, वो बताना है आपको। तो देखिए, अब डीजल देखिए 2020 में था 81 और 81 से और कितना हो गया, 90.72 हो गया। तो आपको देखिए कितना बढ़ गया, पर नॉर्मल सी बात है 81 से 90.72 यानी कि 9.72 आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। और मैंने आपको हमेशा समझाया है जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं ना या इंक्रीज निकालते हैं ना, तो कहाँ से इंक्रीज हुआ है, भाई नॉर्मल सी बात है 81 से इंक्रीज हुआ है ना, 81 से बढ़कर गया है ना, तो हम क्या करेंगे, इसी के परिप्रेक्ष्य में निकालेंगे ना, इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे ना। तो देखिए निकालिए आप, 9.72 डिवाइडेड बाई 81 और मल्टीप्लाई में 100। आपको निकालना आता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, आप इनको हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। आप कट कर दीजिए, 9 से चला जाएगा, 9 0 8
9, 9 और 2 12%। तो आपका डीजल क्या आ जाएगा? 12% आ जाएगा। इसी तरीके से आप पेट्रोल को निकालिए। भाई ये ऑप्शन आपके दोनों गलत हो जाएंगे, बचे 2, इनमें आप पेट्रोल देख लीजिए। पर 92 है और यहाँ 102.12 है, तो नॉर्मल सी बात है कितना आपका इंक्रीज हुआ? 10.12 हुआ। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम? 92 करेंगे और मल्टीप्लाई में 100। इन दो को हटाएंगे, यानी कि जो दशमलव स्थान है उसको हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। ये कैंसिल, कट कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? 11%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 12% और 11%। आगे चलते हैं। भारतीय में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। 100% आपका क्वेश्चन पूछा गया है और दोबारा भी पूछा जाएगा। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए भाई, नॉर्मल सी बात है, ये बेसिक नॉलेज है। आप अगर अपने फेस्टिवल को मनाते हैं ना तो आपको 100% पता होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपकी होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्मदिन, ये तीनों आपके मनाए जाते हैं पूर्णिमा के दिन। और जो गुरु नानक का जन्मदिन है इसको हम गुरु पर्व या फिर हम इसको प्रकाश पर्व भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रकाश पर्व। और जो आपकी दिवाली होती है वो कब होती है? अमावस्या के दिन होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। एक रेलगाड़ी गांधी धाम से 6:15 पर चलती है और सूरत 16:15 पर पहुंचती है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 530 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ। देखिए, नॉर्मल सी बात है, एकदम सिंपल सा आंसर है। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर वो क्या पूछने की ट्राई कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ वो उसको इतना देखना है, यहाँ पर उसने सुबह नहीं लिखा और ना ही यहाँ पर उसने शाम या ऐसा कुछ लिखा। तो बस वो ये नॉलेज चेक करना चाह रहा है भाई आपको जो 24 घंटे वाली घड़ी है ना उसके बारे में ज्ञान है या नहीं है। तो यहाँ पर 6:15 लिखे हैं तो यानी कि सुबह का टाइम है। और यहाँ पर क्या लिख रखा है? 16:15। 16:15 का मतलब होगा आपका शाम का टाइम, जो 24 घंटे वाली जो आपकी सुई है ना उसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब होगा शाम के 4:15। तो आप इनके बीच के डिफरेंस देख लीजिए। टोटल कितने घंटे हो जाएंगे आपके? 10 घंटे। बस नॉर्मल सी बात है, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता रखा है स्पीड का? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 530 किलोमीटर हमें गिवन है, टाइम हमारा क्या आ गया? 10 घंटे। कैंसिल कर दीजिए, 53 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। कहां पर है? यहां पर मिल गया आपको। ठीक है, तो यानी कि आंसर नंबर सी। तो इसलिए देखिए, ये आपके 15 क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं है। ठीक है ना, उन थ्योरी क्लासेस को अच्छे से करिए और इन प्रैक्टिस सेशन को 100% देखना। ये चीज़ें जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तब आपको पता चलेंगी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं साथ में एक्सप्लेनेशन देता हूँ तो चीज़ें आपकी साथ में रिवाइज भी हो जाती हैं। ठीक है, तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।